हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योर पीडिया एंड इंटीग्रेटेड पॉइंट। सो आई एम विनीत शर्मा। सो आपके पास यहाँ पे आज मैं स्पेसिफिकली यूपीपीएससी ए मेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। तो जैसे कि आपको पता है यूपीपीएससी ए में वैकेंसीज आई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, और आपके पास योर पीडिया में ऑलरेडी प्रीलिम्स की क्लासेस स्टार्टिंग से यहाँ पे चला हुआ है, ओके, और आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे सब्सिक्वेंटली साथ साथ में जो मेन से रिलेटेड आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हर एक डोमेन के, उसको हम यहाँ पे कवर अप साथ में कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आपके पास यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे कवर अप करूँगा। और आपके पास यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस कवर अप करूँगा उसमें थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो भी चांसेस है बनने के, वो सब के सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपके पास कवर अप करेंगे। फर्दर आपके पास जो भी वीडियोस हम यहाँ पे ऐड होगी उसमें आपके पास यहाँ पे क्या होगी, आपको मल्टीपल डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और सब्सिक्वेंटली थर्मोडायनेमिक्स के भी और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपके पास अब यहाँ पे विदाउट एनी डिले अब स्टार्ट करते हैं आपके पास आज की वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिकली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपके पास जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है उसको भी हम यहाँ पे साथ में कवर अप करेंगे, ओके। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास इस पर्टिकुलर क्लास का, दैट इज द कूलिंग लोड ऑफ एन एयर कंडीशनर इज 25 किलोवाट व्हेन द आउटडोर टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास यहाँ पे जो इंडोर जो एयर मेंटेन है वो 22 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है और आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम पावर। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमसे क्या पूछा हुआ है। बेसिकली आपसे पास ये सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है ये एक रेफ्रिजरेटर और हीट पंप से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लोजेस्ट स्टेटमेंट के अंदर। अब क्लोजेस्ट स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे कैसे हम डिफाइन करते थे कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर आप यहाँ पे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर करना चाहते हो बाय डूइंग सम साइक्लिक प्रोसेसेस, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा। विदाउट एनी वर्क इनपुट यू कैन नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ओके। ये आपके पास बेसिक स्टेटमेंट है क्लोजेस्ट स्टेटमेंट की। अब यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या मेंटेन है, क्या गिवन है आपके पास यहाँ पे कि जो आउटडोर टेम्परेचर है वो मेंटेन है 42 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप देख सकते हो 42 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 315 केल्विन, ओके। और आपके पास यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर या एसी ऑपरेट कर रहा है और जो लोअर टेम्परेचर मेंटेन है दैट इज एट 22 डिग्री सेल्सियस। अब 22 डिग्री सेल्सियस का मतलब है यहाँ पे 295 केल्विन। अब इस केस में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सब्सिक्वेंटली कुछ वर्क इनपुट दे रहे हो और आपके पास यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो और आपके पास हीट को रिजेक्ट कर रहे हो। ऐसी आप स्टडी करते हो, सिंपल सा, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको गिवन है कि आप जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे जो कूलिंग लोड हमारे पास है दैट इज ऑफ 25 किलोवाट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब Q2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है 25 किलोवाट। सो वी कैन से अगर आप यहाँ पे वर्क इनपुट निकालना चाहते हो, सो यू हैव टू कैलकुलेट द COP, ठीक है ना। अब एक चीज का ध्यान रखो, आपके पास यहाँ पे जो COP होता है दैट विल बी डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ओके। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, अगर आप यहाँ पे लो टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहते हो दैट मीन्स आपको कंटिन्यूसली हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। और कितनी हीट आप एब्जॉर्ब करोगे, यहाँ पे 25 किलोवाट ऑफ हीट आप यहाँ पे ऑब्जॉर्व करोगे, एब्जॉर्ब आपको करना पड़ेगा एंड सब्सिक्वेंटली आपको वर्क इनपुट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में सफिशिएंट हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है, एसी है, क्या ये कार्नोट पे बेस्ड है या नहीं है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि कार्नोट पे बेस्ड है। सो वी कैन से कि जो COP होगी इस सिस्टम की दैट विल बी इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL, ठीक है। आप ऐसे ही फाइंड आउट करते हो यहाँ पे, सिंपल सा। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को पुट करो तो कोरेस्पॉन्डिंगली आपके पास यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क इनपुट की वैल्यू। तो आपके पास अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हो यू विल फाइंड कि इस क्वेश्चन में जो वर्क इनपुट आपको मिल रहा होगा दैट विल बी 1.695 किलोवाट। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो वर्क इनपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है ये आपके पास मिनिमम वर्क इनपुट है। वाई मिनिमम वर्क इनपुट, क्योंकि आप यहाँ पे जो COP कैलकुलेट कर रहे हो इट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली आपने फंक्शन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे ले रखा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क होगा दैट विल बी मिनिमम वर्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग COP जो होगी दैट विल बी मैक्सिमम COP, ठीक है ना। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर हम बात करें
तो आपके पास जो वर्क इनपुट यहाँ पे होगा दैट विल ऑलवेज बी मोर देन 1.695 किलोवाट। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास रहने वाला है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नॉट बी 100% सिंस इट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वायलेट्स द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस केस में आप क्या स्टडी करते हो? अब एक चीज देखो, आपने थर्मोडायनेमिक्स में कुछ परपेचुअल मोशन मशीन यहाँ पे स्टडी करी है। सबसे पहले हमने पढ़ी द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या बोलता है कि आपके पास एक हाइपोथेटिकल मशीन जो कि वायलेट कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, और ये कैपेबल है आपके पास इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि ये कंटिन्यूसली आपके पास वर्क को प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी हीट सप्लाई। तो इस केस में आप यहाँ पे विदाउट एनी हीट इनपुट सब्सिक्वेंटली लगातार क्या कर रहे हो? वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड, आप यहाँ पे स्टडी करते हो PM2, तो PM2 क्या बोलता है आपके पास यहाँ पे कि एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल मशीन जो कि वायलेट कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, स्पेसिफिकली द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, कोई भी इंजन है, तो अगर इसको कोई वर्क प्रोड्यूस करना है तो दैट मीन्स इट हैज टू एक्सचेंज द हीट फ्रॉम टू रिजर्वायर। ठीक है ना? तो आपके पास लेकिन यहाँ पे जो PM2 है हमारे पास, ये एक सिंगल रिजर्वायर से ही हीट को एब्जॉर्ब यहाँ पे करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपने हीट को एब्जॉर्ब करा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास हम बात करते हैं PM2 की, तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू दैट विल बी, यू विल फाइंड, ये क्या आपको देखने को मिलेगी? दैट विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है ना? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप देखोगे आपके पास जो W है और जो Q है वो सेम आपके पास रहने वाले हैं। सो वी कैन से कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एफिशिएंसी यहाँ पर आएगी दैट विल बी ऑफ 100%। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि आपके पास किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? क्योंकि जो PM2 में मेरे पास यहाँ पर है वो किसको वायलेट कर रहा है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सेम वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस की, स्पेसिफिकली रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की, तो वहां पर आप देखोगे कि जो COP होनी चाहिए वो इन्फिनिटी के इक्वल यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे विदाउट एनी वर्क इनपुट आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर। ठीक है ना? तो इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का, सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे, A refrigerator is used to maintain a certain space at 10 डिग्री सेल्सियस। तो एक रेफ्रिजरेटर का आप यूज कर रहे हो जो कि मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर को एट अ 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 283 केल्विन। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे इट पंप्स 18,000 किलो जूल पर आवर ऑफ हीट फ्रॉम द स्पेस टू द एटमॉस्फेयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास यहाँ पे जो पंपिंग आप कर रहे हो, कितने अमाउंट ऑफ हीट आप पंप यहाँ पे कर रहे हो? आप यहाँ पे 18,000 किलो जूल पर आवर ऑफ हीट को पंप कर रहे हो। ठीक है ना? एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पे जो पावर इनपुट दे रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर वो कितना दे रहे हैं? वो 2 किलोवाट के इक्वल दे रहे हैं। तो रेशियो ऑफ दिस COP, द रेशियो ऑफ दिस COP ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर टू दैट ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज। अब आपके पास यहाँ पे रेशियो आपसे पूछा हुआ है। अब एक चीज देखो, आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ COP ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर। मतलब कि एक एक्चुअल रेफ्रिजरेटर आपके पास यहाँ पर है और एक दूसरा रेफ्रिजरेटर है जो कि कंप्लीटली रिवर्सिबल आपके पास यहाँ पर है। तभी तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेसिकली, तभी तो आप इस केस में हमारे पास कार्नोट रेफ्रिजरेटर मेंशन कर रहे हो। ठीक है, अगर कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्ड मेंशन ना होता तो उस केस में हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इस केस में। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे हीट कितनी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो? आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो 18,000 किलो जूल पर आवर की। ठीक है, आप इतनी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हो पर आवर, और पर आवर में आपके पास कितने सेकंड होंगे? 3600 आपके पास सेकंड होंगे। सो इफ यू फाइंड, यू विल गेट कि आपने इतनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करा एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्क इनपुट आपको देना पड़ा है दैट विल बी 2 किलोवाट। सो अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपके पास यहाँ पे ऐसा कोई कंपेरिजन आता है जहां पे आपको COP कंपेयर करनी पड़ रही है एक्चुअल को विद रिस्पेक्ट टू रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर,
तो हमेशा जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर होगा, जो रिवर्सिबल आपके पास इंजन कोई भी होगा या सिस्टम होगा, उसकी COP एफिशिएंसी आप टेम्परेचर लिमिट की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपके पास एक्चुअल COP, एक्चुअल एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ रही है, तो उस केस में हमेशा आपको हीट और वर्क का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो COP, एक्चुअल COP आपके पास यहाँ पे मिलेगी, वो कितना मिलेगा आपके पास यहाँ पे, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है आपके पास यहाँ पे 5, और वर्क इनपुट आप कर रहे हो 2, तो दैट मीन्स 2.5 किलोवाट का आप यहाँ पे वर्क इनपुट कर रहे हो, 2.5 कि आपको COP यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे कार्नोट COP को निकालना चाहते हो, आइडल COP को यहाँ पे निकालना चाहते हो, सो ये हम टेम्परेचर लिमिट की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ पे जो लोअर टेम्परेचर है दैट इज 283, हायर टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, सो यू विल फाइंड कि आपके पास आइडल COP की वैल्यू क्या आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, तो आपके पास जो आइडल COP आपको जो देखने को मिल रही है दैट विल बी अराउंड 14.15 समथिंग, ठीक है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करते हो COP एक्चुअल बाय COP आइडल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी आप कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो। सो इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 2.5 डिवाइडेड बाय 14.5। ध्यान रखना, आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं जिसमें आपको ये प्रूफ करना होता है कि वेदर द सिस्टम इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हाइपोथेटिकल, ये सब चीजें। तो हमेशा उन क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक्चुअल और आइडल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चाहे एफिशिएंसी हो चाहे COP हो, ठीक है। और एक्चुअल हमेशा आपके पास हीट और वर्क की हेल्प से निकलेगा, आइडल हमेशा आपके पास टेम्परेचर लिमिट की हेल्प से यहाँ पर निकलेगा, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे सिंपल सा फाइंड आउट करते हो की वैल्यू, तो इसका आंसर आपको जो देखने को मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर C, 0.18 के आसपास, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास a processes change the initial state of air from 30 degree Celsius dry bulb temperature and 58% relative humidity to a final state of 40 degree Celsius dry bulb temperature to 20 degree relative humidity. The process that is most appropriate is, अब एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है ये किससे रिलेटेड आपके पास है क्वेश्चन, ये साइकोमेट्री से रिलेटेड है, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आपके पास फॉल होता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कवर अप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको साइकोमेट्री के रिगार्डिंग कुछ पता होना चाहिए। साइकोमेट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? साइकोमेट्री आपके पास हेल्प करता है किसी भी मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब की सब प्रॉपर्टीज आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, ओके। ध्यान रखना। तो जब हम साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, और आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियल स्टेट जो आपके पास है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 58% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो लेट अस सपोज कि आपके पास यहाँ पर ये जो स्टेट नंबर 1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर को और 58% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ओके। अब इस केस में अब आपने यहाँ पे क्या करा है? आपने हीटिंग करी है 30 से 40। तो यहाँ पर आप 30 से 40 सबसे पहले सेंसिबल हीटिंग कर रहे हो, ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। सेकंड, आपके पास यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है? वो 20% आपके पास हो चुकी है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके पास यहाँ पे जो कर्व लाइंस होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो आपके पास रिप्रेजेंट करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कर्व मेरे पास है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 100%, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है। सो वी कैन से कि आपके पास 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो लाइन होगी वो कहीं बॉटम पे आपको देखने को मिलेगी, ओके। सो अगर मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कहीं आपको देखने को मिल रहा है, सो आई कैन से कि जो प्रोसेस आपके पास जो शो होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दैट, ओके। थोड़ा सा इंक्लाइंस आपको देखने को मिलेगी नीचे की तरफ ये। सो वी कैन से इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एज वेल एज डीह्यूमिडिफिकेशन, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास रहने वाला है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी,
हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन आप यहाँ पे कर रहे हो जब आप यहाँ पे स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज अगर आपके पास यहाँ पे हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, ये आपके पास प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो प्रोसेस कौन सी बात हुई है। प्रोसेस में हमने बात करी है एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पे, और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए जो इक्वेशन हम जो लिखते हैं दैट इज पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने आपको क्लासेस में भी बता रखा है, क्लास में भी बता रखा है कि जब भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं ऑन द पीवी डायग्राम, ये आपके पास कुछ इस वे में प्लॉट होता है फ्रॉम 1 to 2। ठीक है ना, इस कर्व की जो इक्वेशन है दैट इज पीवी 1.4 इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कर्व का जो स्लोप आपको देखने को मिलता है दैट इज डीपी अपॉन डीवी माइनस गामा पी अपॉन वी। यही मैंने आपको बताया था क्लास में भी। ठीक है, अब इस केस में देखो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो प्रेशर मेरे पास है वो यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। तो वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करोगे प्रेशर जो है वो आपके पास यहाँ पर डिक्रीज करेगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करें टेम्परेचर की, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है मेरे पास। ठीक है, अब एक और चीज का ध्यान रखो, मैंने आपको यह भी बोला है कि आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पर 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके बीच में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हो आप। T2 by T1 इक्वल टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा टू द पावर इक्वल टू V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1। इस तरह से हमने देखा है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों के दोनों पैरामीटर जो है ये वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में ही क्या देखने को मिलेगा, आपको डिक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वी कैन से कि आपके पास ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, इन अ गैस टरबाइन साइकिल ड्यू टू द इंटरकूलिंग। अब देखो गैस टरबाइन साइकिल में अगर आप इंटरकूलिंग करते हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो ऑप्शन दे रखे हैं, वो मीन टेम्परेचर से रिलेटेड आपके पास गिवन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके पास मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके प्रीलिम्स के लिए। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, इस तरह से आप शो करते हो सिंपल सी गैस टरबाइन साइकिल को ऑन द टीएस डायग्राम। ठीक है ना, और अगर आपके पास हम यहाँ पे इंटरकूलिंग को कंसिडर करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, सो ये जो साइकिल है ये कुछ इस तरह से आपके पास शो होगी यहाँ पर। ध्यान रखना, तो इस केस में आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे इंटरकूलिंग ना करते, लेट अस सपोज अगर आप इंटरकूलिंग नहीं कर रहे हो, तो हमारे पास जो कंप्रेशन होती है वो 1 से 2 डैश तक होती। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है पहले आपके पास कहीं ज्यादा होता, कहीं आपको यहां पर देखने को मिलता, लेकिन इंटरकूलिंग करके आपने लोअर टेम्परेचर को फर्दर लो आपने यहां पे कर दिया है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो आपके पास यहाँ पे लोअर होने वाला है। ठीक है ना, तो इस केस में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो क्या होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे डिक्रीज करने वाला है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ पैडल व्हील इज इंस्टॉल्ड इन अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक कंटेनिंग 10 kg ऑफ एयर। A torque of 100 Newton meter is applied on the pedal wheel to rotate it at 60 revolution per minute for 2 minutes। ठीक है ना, आप यहाँ पे पैडल व्हील के ऊपर टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो कि रोटेट कर रहा है 60 रेवोल्यूशन पर मिनट से, और आपके पास कितने टाइम तक ये ऑपरेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है 2 मिनट्स तक ये रोटेट आपके पास यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे बात करी है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो कैसे निकालोगे आप। अब इस केस में देखो, सबसे पहले तो रिजिड इंसुलेटेड टैंक में आपने पैडल व्हील्स इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सो लेट अस से कि ये आपके पास एक इंसुलेटेड टैंक है जो कि कंप्लीटली इंसुलेटेड है। इस केस में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पैडल व्हील से इसे रोटेट कर रहे हो। ठीक है, कोई इशू नहीं।
तो एक चीज तो कंफर्म है कि इस रिजिड इंसुलेटेड टैंक से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, मतलब कि एग्जिट पे जो हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी जीरो। सो यहां से हीट ट्रांसफर जीरो है। सो वी कैन से, अगर आपके पास हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहां पे लिखें, फर्स्ट लॉ को अगर मैं लिखता हूं, सो दैट यू विल फाइंड Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो Q यहां पर जीरो है। ओके, सो वी कैन से आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क इनपुट, माइनस W के इक्वल देखने को मिल रहा है। ठीक है, वर्क इनपुट के इक्वल आपको देखने को यहां पे मिलेगा। तो इस केस में आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो U2 माइनस U1 क्या होता है, दैट इज नथिंग बट MCV T2 माइनस T1। और कॉरेस्पॉन्डिंगली वर्क इनपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास यहां पे हम यहां पे टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं कि आपके पास रोटेशन क्या हो रही है, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये आपके पास स्पीड दे रखी है। अब एक चीज देखो, टॉर्क आपको गिवन है यहां पे 100 न्यूटन मीटर, आपके पास यहां पे स्पीड दे रखी है आपके पास यहां पर 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, 60 आरपीएम, और टाइम आपके पास दे रखा है यहां पे 2 मिनट। सो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो वर्क होगा दैट विल बी 2 पाई NT/60 मल्टीप्लाई बाय टाइम। कुछ नहीं है, जस्ट आपके पास पावर कैलकुलेट करी है, टॉर्क इनटू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टाइम, इट विल प्रोवाइड यू दी वर्क इनपुट। तो अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे यू विल फाइंड n की वैल्यू है आपके पास 60/60, आपके पास t की वैल्यू दे रखी है 100 डिवाइडेड बाय 60, और मिनट आपके पास दे रखे हैं 2। ठीक है, ये आपके पास डाटा गिवन है यहाँ पे। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं यू विल फाइंड कि इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, कितना आंसर आ रहा है आपके पास, देखो जरा फाइंड आउट करो। 600 आपके पास 12 आपके पास यहाँ पे 24 ये आपके पास अराउंड आ रहा है 75.4 किलो जूल के आसपास, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। लेट मी वेरीफाई कि आपके पास यहाँ पे कितना इस 75.4 के अराउंड ये आपको देखने को मिलना चाहिए। जस्ट वेट अ मिनट। सो अगर हम इसे फाइंड आउट करें 2 पाई इंटू 60, यस, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 75.4, एग्जैक्टली आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो आपके पास जो वर्क इनपुट आ रहा है दैट विल बी 75.4 किलो जूल। ओके, सो आपको यहाँ पे निकालना है T2। सो T2 विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा ना आपके पास। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा टी की जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है दैट विल बी 75.4 डिवाइडेड बाय मास इनटू 0.718। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी अराउंड 10.50। ठीक है, आप देख सकते हो इसका जो आंसर यहाँ पे आपको मिलना चाहिए ये अराउंड 10.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर इज स्लोली हीटेड, saturated liquid water is slowly heated at a constant pressure of 200 kilopascal to a final state where its quality reaches the 0.65. For water at 200 kilopascal, T saturation आपको गिवन है, HF की वैल्यू गिवन है, Hg की वैल्यू आपको गिवन है। आपको निकालना है चेंज इन दी स्पेसिफिक एंट्रोपी। कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले अगर मैं आपके पास इसी प्रोसेस को TS डायग्राम में अगर शो करता हूं, सो यू विल फाइंड कि जो प्रोसेस है ये इस रेड कलर की लाइन से आप शो करोगे। तो इनिशियली आपके पास यहाँ पे जो वाटर था वो नंबर 1 पोजीशन पर है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट पर है, और आप इसे हीट कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर तक। कांस्टेंट प्रेशर तक से आप हीटिंग कर रहे हो कहाँ तक? 0.2 तक आप हीट कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें कि आपने कितनी यहाँ पे लेटेंट हीट सप्लाई करी है, कितनी, क्योंकि आप देखोगे ये कांस्टेंट प्रेशर पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स यू आर सप्लाइंग सम लेटेंट हीट। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एंट्रोपी जब भी हम, एंट्रोपी रिप्रेजेंट क्या करता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस को। ओके, तो अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो कोई भी ऐसी बॉडी की जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, सो उसकी एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट आपके पास डिवाइडिंग द हीट बाय टेम्परेचर। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? mc/ln फाइनल बाय इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, गैसेस के केस में आप चेक करते हो कि वेदर द प्रेशर इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज चेंजिंग और टेम्परेचर इज चेंजिंग। अगर तीनों ही पैरामीटर चेंज नहीं होंगे दैट विल बी एंट्रोपी चेंज विल बी 0। अगर तीनों में से कोई एक पैरामीटर चेंज हो गया दैट मींस देयर विल बी सम एंट्रोपी चेंज। ओके, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तो इस केस में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि आपने कितनी अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट सप्लाई यहां पे करी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि हमारे पास यहां पे F और G पॉइंट, आपके पास यहां पे जो HFG है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट विल बी द डिफरेंस ऑफ Hg माइनस HF, जो कि रिप्रेजेंट करता है लेटेंट हीट, कि आपने कितनी लेटेंट हीट आपने यहां पे सप्लाई करी है फॉर कन्वर्टिंग दी सैचुरेटेड लिक्विड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड वेपर। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, आपके पास जो हमने सप्लाई करा है वो कंप्लीट स्टेट को हमने सप्लाई यहां पे नहीं करा हुआ है। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में अगर आपके पास मैं देखूं H2 पॉइंट की एंथैल्पी यहां पे फाइंड आउट करना चाहता हूं, कैसे फाइंड आउट करते हो आप H2 पॉइंट की एंथैल्पी, इट विल बी इक्वल टू H1 प्लस X Hg माइनस HF। ये आपके पास फॉर्मूला क्या प्रोवाइड करता है आपको, एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब अगर आप यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना चाहते हो, एंट्रोपी चेंज S2 माइनस S1, ये क्या होगा, ये होगा कि आपने कितनी अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट सप्लाई करी और आपके पास सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, ये इसका रेशो होगा। सिंपल सा मैंने क्या बोला था आपके पास, किसी भी बॉडी का अगर आप एंट्रोपी चेंज निकालना चाह रहे हो जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, इन दैट केस यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ओके, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब आपके पास 1 से 2 कितने अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट आपने सप्लाई करी है, दैट विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय सैचुरेशन टेम्परेचर। अब H2 माइनस H1 क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर, X Hg माइनस HF डिवाइडेड बाय T सैचुरेशन। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, X की जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट विल बी 0.65, क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, 0.65। Hg की वैल्यू आपको गिवन है 2706.60 और आपके पास HF की वैल्यू गिवन है 504.68 और आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 120.23। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी 393.23 केल्विन। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो जस्ट सिंपली, सो यू विल फाइंड कि आपके पास जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है दैट विल बी 3.64। अब ये मत सोचना कि आपके पास सर इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा, मानता हूं आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो आपके पास एग्जाम में जितने क्वेश्चन है उतना ही सफिशिएंट टाइम आपके पास है। मतलब कि अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करने में मिल रहा है, तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन जस्ट आपके पास यहाँ पे ये 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV इज एप्लीकेबल। अब एक चीज देखो, ये जो इक्वेशन आपके पास यहाँ पर है ये कौन सी इक्वेशन है, TdS इक्वेशन है। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कुछ इक्वेशंस का। जैसे कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन आप यहाँ पे पढ़ते हो, ये इक्वेशन पढ़ते हो, ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ओके। जैसे सबसे पहले DE की बात करें, ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे सिस्टम आपके पास ओपन हो चाहे क्लोज हो। जो फर्स्ट टर्म है एनर्जी, ये प्रोवाइड करता है कि आपके पास किस सिस्टम की आप बात कर रहे हो, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम की। तो अगर आप E मेंशन कर रहे हो दैट मींस यू आर कंसीडरिंग द माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज द मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो आपके पास ये है ओपन क्लोज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। DW आपके पास यहाँ पे क्लियर नहीं है कि रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, तो ये आपके पास किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड, अगर हम बात करें DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। अब अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो DU, दैट मीन्स आपका सिस्टम कौन सा है, क्लोज सिस्टम है। प्रोसेस कौन सी है, चाहे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो। थर्ड, अगर हम बात करें DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख रहे हो तो दैट मीन्स इट इज फॉर क्लोज सिस्टम, और आपके पास स्पेसिफिकली जो PdV है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट आपके पास Q इज इक्वल टू TdS, ये किसके लिए एप्लीकेबल आपके पास है, ये आपके पास एप्लीकेबल है फॉर ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, ध्यान रखना, क्लोज सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आपके पास TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अगर आप ये देखोगे ये इक्वेशन जो है ये एप्लीकेबल है आपके पास
सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए, और ये सिर्फ आपके पास एप्लीकेबल है चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। क्यों? बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी, DU, P, DV सबके सब आपके पास यहाँ पे पॉइंट फंक्शन है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन हम पढ़ते हैं सेकंड TDS इक्वेशन, दैट विल बी DH माइनस VdP। ये वाली जो इक्वेशन है ये भी आपके पास सारे के सारे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल यहाँ पे रहने वाली है। ओके, सॉरी सारे सिस्टम के लिए नहीं, सारी प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल आपके पास रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके पास TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV किसके लिए एप्लीकेबल हमारे पास रहेगा? वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए आपके पास एप्लीकेबल रहेगा फॉर अ क्लोज सिस्टम। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए मत कर देना। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्लियर नहीं है कि कौन सा सिस्टम है यहाँ पे, ये आपके पास क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे आपके पास यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों ना हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ हीट पंप विच ऑपरेट इन अ साइकिल एक्सट्रैक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर एंड सप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द हॉट रिजर्वायर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर दिस प्रोसेस? तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये दोनों के दोनों लॉ को वायलेट कर रही है। फर्स्ट लॉ को वायलेट कर रहा है, सेकंड लॉ को वायलेट नहीं कर रहा। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट आपके पास दे रखी है। तो इस केस में एक आपके पास इंजन है, एक रेफ्रिजरेटर है, बेसिकली हीट पंप है आपके पास, जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपके पास लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपके पास यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर रहा है। और इस केस में आप जो वर्क इनपुट दे रहे हो वो क्या दे रहे हो? 0 दे रहे हो। ठीक है ना? तो अगर आपके पास हम यहाँ पे देखें, एक एक करके चेक करते हैं। अब एक चीज तो कंफर्म है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वायलेट हो रहा है। क्यों वायलेट हो रहा है? बिकॉज हीट ट्रांसफर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, एक ही डायरेक्शन में आपके पास अक्कर होती है। हीट ट्रांसफर की बात करें, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो इस केस में आपके पास एक चीज तो है कि सेकंड लॉ तो वायलेट हो रहा है। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो आपके पास नेट हीट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नेटवर्क आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे नेटवर्क जो है वो 0 मेरे पास है। ठीक है, और हीट पंप जो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और आपके पास जो रिजेक्ट कर रहा है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर रहा है। इसका ध्यान रखो। अब अगर आपके पास यहाँ पे दोनों ही आपके पास यहाँ पर सेम अमाउंट की है तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। सो यू विल फाइंड कि फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, लेकिन सेकंड लॉ क्या हो रहा है यहाँ पे? वायलेट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इट वायलेट्स द सेकंड लॉ बट नॉट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 1 kg of water initially at 25 degrees Celsius is heated to 90 degrees Celsius using an electric heating coil, assuming that the heat loss to the surrounding at 300 kelvins are negligible. The second law efficiency क्या आपके पास यहाँ पे रहने वाली है? चलो अब आपके पास इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब एक चीज देखो, इसमें क्या बोल रखा है, आपके पास यहाँ पे जो 1 kg ऑफ वाटर है इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस पर है, और आपके पास यहाँ पे उससे हम हीट कर रहे हैं 90 डिग्री सेल्सियस तक। सिंपली आप गर्म कर रहे हो, जो भी आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हो, वर्क इनपुट दे रहे हो, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज आपके पास यहाँ पे हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग जो है वो क्या है यहाँ पे? वो नेग्लिजिबल आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो आपसे पूछा हुआ है सेकंड लॉ एफिशिएंसी यहाँ पे क्या रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, वैसे है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा। अगर हम यहाँ पे पूछें कि आपके पास सबसे पहले एक चीज देखो, इलेक्ट्रिकल हीटिंग कोयल जो है वो कितनी हीट सप्लाई कर रही है पानी के अंदर? तो पानी के अंदर ये हीट सप्लाई कर रही है mCp डेल्टा T। 1 kg 4.18, आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है 90 माइनस 25। ठीक है ना, इतना अमाउंट ऑफ हीट आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रोवाइड करा है वाटर के अंदर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसकी जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी अराउंड 273 किलो जूल। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें आपसे सेकंड लॉ एफिशिएंसी पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर आपसे सेकंड लॉ एफिशिएंसी पूछ रहा है तो दैट मींस आपको चेंज इन अवेलेबल एनर्जी भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, दैट मींस अगर आप यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो
हाई ग्रेड एनर्जी का यूज कर रहे हो पानी को गर्म करने में, तो आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी में कितना इंक्रीमेंट आपके पास यहाँ पे हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा हमें निकालना पड़ेगा इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो आपके पास यहाँ पे अगर हम इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी निकालते हैं, ओहो जस्ट वेट अ मिनट, क्या हो रहा है ये? इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी, तो आप ये बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट विल बी H2 माइनस H1 माइनस T नॉट H2 माइनस H1। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब H2 माइनस H1 तो सिंपल सा है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं MCP T2 माइनस T1, ठीक है, ध्यान रखना। और आपके पास T नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर आपको गिवन है। अब आपके पास यहाँ पे S2 माइनस S1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? MCP ln ऑफ T2 बाई T1। अब ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि भाई आपके पास पानी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, उस केस में हमेशा आप एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करोगे? हमेशा एंट्रोपी चेंज आप फाइंड आउट करोगे MC ln ऑफ फाइनल बाय इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपके पास किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Q बाई T, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में जो मास फ्लो रेट है वो आपको गिवन है 1, CP की वैल्यू 4.2 रख लो, चलो इसे आप 90 माइनस 25, ठीक है, माइनस आपके पास सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, आपके पास मास 14.2 ln ऑफ फाइनल टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 363 केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 298 केल्विन आपके पास यहाँ पर, ठीक है, इसका आप ध्यान रखोगे। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेशन करते हो सो यू विल फाइंड कि आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 224.4 किलो जूल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ आपके पास यहाँ पे कि जो भी आप टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो, मतलब सॉरी, जो भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हो वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस हीट से आपके पास अवेलेबल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 24.4 किलो जूल का इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। तो अगर आपसे सेकेंड लॉ एफिशिएंसी पूछ रहा है यहां पर, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी क्या होगा? 24.4 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 100, ठीक है। सो हियर यू विल फाइंड कि आपके पास क्या आ रही होगी इसमें, इस केस में हमारे पास सेकेंड लॉ एफिशिएंसी, जिसका आंसर आएगा 8.9%। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिवर्सिबल हीट इंजन इज शोन इन दी फिगर बिलो, इट्स थर्मल एफिशिएंसी विल बी। देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे होंगे सब में आपके पास जो इंजन है वो ऑपरेट करता है सिर्फ 2 रिजर्वायर पे, यहाँ पे जो इंजन है वो ऑपरेट कर रहा है 3 रिजर्वायर पे। तो ध्यान रखना, जब भी कोई इंजन आपके पास मल्टीपल रिजर्वायर से डील करता है तो उस केस में क्लॉसियस स्टेटमेंट का कोई यूज करना पड़ता है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का कोई यूज करना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आपको पता है कि जो इंजन है, इंजन में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं 100 किलो जूल की, आप हीट सप्लाई कर रहे हो 50 किलो जूल की, आप हीट रिजेक्ट कर रहे हो Q3 अननोन मैग्नीट्यूड की, आपको नहीं पता मैग्नीट्यूड कितना है, एंड कोरस्पॉन्डिंगली आपको नहीं पता वर्क इनपुट कितना है, वर्क आउटपुट कितना है। तो अगर आपसे थर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा है तो थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो इस केस में आपने यहां पे जो हीट ऐड करी है वो Q1 और Q2 पे आपने हीट ऐड यहां पे करी है। तो सबसे पहले हमें Q3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड कोरस्पॉन्डिंगली वर्क आउटपुट यहां पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी का। ध्यान रखना, क्लॉसियस इनइक्वालिटी तभी यूज होगी अगर आपके पास कोई भी इंजन मल्टीपल रिजर्वायर से डील कर रहा हो, और अगर आपके पास इंजन रिवर्सिबल है उस केस में क्या होता है? क्लॉसियस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग dq बाई टी फॉर अ रिवर्सिबल इंजन ये 0 के इक्वल आपके पास रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंजन के अंदर हीट ऐड हुई है Q1, हीट एडेड टू द सिस्टम, प्लस किस टेम्परेचर से ऐड हुई है? T1 टेम्परेचर से। इंजन के अंदर हीट ऐड हुई है Q2, किस टेम्परेचर से ऐड हुई है? T2 से, ठीक है। तो आपके पास आप देख सकते हो Q बाई टी फर्स्ट रिजर्वायर का, Q बाई टी सेकेंड रिजर्वायर का, एंड द सेम वे माइनस Q3 बाई T3,
अब ये माइनस क्यों ले रहा हूं मैं आपके पास यहाँ पे, बिकॉज इट इज हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द इंजन, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे आपके पास Q3 बाई 300 इट इज बेसिकली इक्वल टू 100 बाई 1000 प्लस 50 बाई 500, यही आपके पास डाटा दे रखा है। तो सॉल्व करोगे आपके पास 1/10 तो आपके पास ये आ रहा है 2/10 के इक्वल, ठीक है ना। तो Q3 की जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी इक्वल टू 2/10 मल्टीप्लाई बाय 300, दैट विल बी 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है, 60 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास यहां पे देखो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो है क्लोसेस्ट इनइक्वालिटी का यूज करके आपके पास क्या फाइंड आउट करो, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। नेक्स्ट आपका यहां पे काम होता है वर्क आउटपुट को निकालो, तो वो निकलता है फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, नेट हीट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेट वर्क। तो आपके पास 100 प्लस 50 माइनस 60 इज इक्वल टू वर्क, आई कैन से इट इज विल बी 90। ओके, ध्यान रखना। तो आपके पास एफिशिएंसी क्या आ गई, 90 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या आंसर आपको देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड कि आंसर आपके पास आ रहा है 60%। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आपके पास यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ अ गैस वॉल्यूम 6000 centimeter cube and a pressure of 100 kilopascal is compressed quasi-statically according to the PV square equal to constant until the volume become 2000 centimeter cube, then the work done on the gas will be। अब देखो वर्क डन की वैल्यू पूछी है आपसे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस केस में आपके पास यहां पे कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लो। ऐसे कर सकते हो सॉल्व आपके पास यहां पर, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, इस फॉर्म में लिख लो, या फिर आपके पास ऐसे नहीं लिखना चाहते, ये चलो आपको ऐसा लेंथी पड़ रहा है, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लगता है तो एक काम करो, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली P2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसे में थोड़ा कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएगी और कुछ नहीं। तो अगर आप यहां पर P2 की वैल्यू निकालते हो, यू विल फाइंड 100 मल्टीप्लाई बाय 6000 डिवाइडेड बाय 2000 आपके पास स्क्वायर, ये आपके पास आएगा, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड कि आपके पास जो आंसर आ रहा है इट विल बी 900 किलो पास्कल, ठीक है। तो अगर आप वर्क डन यहां से निकालते हो, सो यू विल फाइंड 100 मल्टीप्लाई बाय 6000 माइनस 900 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 2 - 1। आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करें, सो यू विल फाइंड कि आपके पास कितना आंसर यहां पे आएगा, इट विल बी अराउंड -1.2 किलो जूल, ठीक है। 1.2 किलो जूल के आसपास आपको ये आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। यूनिट बैलेंस कर लेना, ठीक है। यूनिट आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा उसको भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है। चलो नेक्स्ट पार्ट, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। अब एक चीज देखो, आपके पास थ्रोटल वॉल्व की सबसे पहले बात करें। थ्रोटल वॉल्व क्या करता है, आपके पास थ्रोटलिंग प्रोसेस कैरी आउट करता है, दैट मीन्स R इज 1, ठीक है। सेकंड, आपके पास कंप्रेसर का मेन काम क्या है, कंप्रेसर का मेन काम है प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करना, दैट मीन्स आपके पास एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और आइसेंट्रोपिकली होती है तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, तो इस केस में हम कह सकते हैं एंथैल्पी इंक्रीजेस। नेक्स्ट आपके पास इवेपोरेटर क्या करता है, इवेपोरेटर रेफ्रिजरेटर में आप यूज करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जब आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना।
तो हम कह सकते हैं इवेपोरेटर का मेन काम है एंथैल्पी इंक्रीज बट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। कंडेंसर आपके पास अगेन रेफ्रिजरेटर में यूज करते हो एंथैल्पी को डिक्रीज करने के लिए, हीट को रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस आइसोबैरिकली परफॉर्म होती है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शंस बन रहे हैं, ये कंप्रेसर आपके पास यहाँ पे 2 है, इवेपोरेटर आपके पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2 3 1 4 आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रिजिड टैंक कंटेन 9 kg ऑफ एयर एट प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। मोर एयर इज एडेड टू द टैंक अंटिल द प्रेशर एंड टेम्परेचर राइजेस टू 250 किलो पास्कल और आपके पास टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ एयर एडेड टू द टैंक कितना होगा? तो कुछ समझो, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर इनिशियली कुछ मास है, सर्टेन प्रेशर है, कुछ सर्टेन टेम्परेचर है, ठीक है ना। अब आपने और इसमें एयर जब ऐड कर दी तो आपके पास मास चेंज हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। क्या मैं कह सकता हूं कि इस कंटेनर का जो वॉल्यूम था बिफोर एडिंग मास और आफ्टर एडिंग मास सेम रहा, ठीक है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि आपके पास वॉल्यूम जो रहने वाला है इनिशियल, दैट विल बी एम आर T1 बाई P1, और यही वॉल्यूम आपके पास बाद में भी सेम रहेगा, ध्यान रखना। अब मास चेंज हो चुका है, अब मास चेंज हो चुका है यहां पे, तो आपके पास अमाउंट ऑफ एयर एडिड क्या होगा मेरे पास, वो होगा M2 माइनस M1, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास यहां पे R से R कट 9 मल्टीप्लाई बाय 293 डिवाइडेड बाय 140, आपके पास M2 मल्टीप्लाई बाय 303 डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 250 किलो पास्कल। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि आपके पास जब प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम आपके पास V है, उस केस में मास की वैल्यू क्या आपके पास रहने वाली है, या फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और अगर आप इसे फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा कि आपके पास जो मास यहाँ पे रहने वाला है दैट विल बी 15.55 kg, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो पहले मास आपके पास 9 kg था, अब आपके पास 15.55 है, दैट मीन्स आपने कितना मास ऐड कर दिया, 6.54 के आसपास आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ प्योर सबस्टेंस CV दे रखा है, undergoes a reversible process in which its temperature increases linearly from 40 to 85 degrees Celsius and its specific entropy increases by 600 joule per kg Kelvin. The work done by the system in kilojoule per kg is, चलो अगर आपके पास यहां पे हम देखें, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एंट्रोपी 1 है, यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी S2 है। तो जब आपके पास 40 से 85 लीनियरली इंक्रीज आपके पास यहाँ पे कर रहा है ये, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर भी चेंज हुआ और आपके पास एंट्रोपी भी चेंज हुई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये पॉइंट नंबर 2 आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया। पूछा क्या आपके पास, वर्क डन बाय द सिस्टम, इस केस में कितना वर्क डन करा। क्या मैं कह सकता हूं आपके पास यहां पे जो हीट एडिशन है Q21, इट विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W12 आपके पास, ऐसे लिख सकते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। अब आपके पास यहां पर हीट एडेड टू द सिस्टम इज नथिंग बट इज द एरिया अंडर द TS कर्व। तो आप यहां पे निकाल सकते हो कि एरिया कितना आपके पास यहां पे आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा आपके पास यहां पे 40 डिग्री सेल्सियस है 313 केल्विन, आपके पास 85 है 363, आपके पास 358 केल्विन ये हुआ, ठीक है ना। ओ सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया आपके पास यहां पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय
डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। तो आपके पास फर्स्ट पैरेलल साइड की लेंथ है 313, सेकेंड पैरेलल साइड की लेंथ है आपके पास यहाँ पे 353, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम S2 माइनस S1 क्वेश्चन में गिवन है 600 के इक्वल, ठीक है। तो इसको मैं आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूं 0.6, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? इंटरनल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है CV इंटू T2 माइनस T1। तो CV की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.733, T2 माइनस T1 आपको गिवन है 85 माइनस 40, प्लस आपके पास यहाँ पे वर्क, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल फाइंड कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम ने यहां पर करा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो यू विल फाइंड कि आपके पास जो आंसर यहां पे मिलेगा वर्क आउटपुट का या वर्क डन का, दैट विल बी 168.3 किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, consider a simple ideal Rankine cycle with fixed boiler and condenser pressure if the cycle is modified with reheating, with the cycle is modified with reheating। तो आपके पास यहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस केस में देखो सिंपल रंकाइन साइकिल की हम बात कर रहे हैं। रंकाइन साइकिल कैसे बनती है आपके पास यहाँ पे इस तरह से शो करते हो रंकाइन साइकिल को, ठीक है, ध्यान रखना। ये सिंपल रंकाइन साइकिल है। अगर इस साइकिल को मॉडिफाई कर रहे हैं अगर हम, तो कैसे आपके पास ये शो होगी? ऐसे शो हो सकती है ये। तो ये ब्लू कलर का जो एडिशनल पार्ट आपको देखने को मिल रहा है वो मॉडिफाइड फॉर्म है बाय रीहीटिंग। तो सबसे पहले आपने हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन करी, फिर आपने रीहीटिंग करी, फिर आपने यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन करी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस केस में एक चीज तो कंफर्म है कि आपके पास जो वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। वर्क आउटपुट यहां पर इंक्रीज हुआ है, आपके पास हीट एडिशन इंक्रीज हुआ है, हीट एडिशन यहां पे इंक्रीज हुआ है, हीट रिजेक्शन यहां पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन आपके पास यहां पे इंक्रीज हुआ है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। डाटा को देखोगे, ग्राफ को देखोगे तो तुम कुछ कह नहीं सकते, कमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके पास। ऑप्शन में दे रखा है द टरबाइन वर्क आउटपुट विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए सही है। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड विल डिक्रीज, ये गलत है। द थर्मल एफिशिएंसी विल डिक्रीज, हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्क आउटपुट और हीट एडिशन दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। अब कौन सा ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिट, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेंट एट द टरबाइन एग्जिट विल इंक्रीज। अब एक खुद चीज सोचो, रेड वाली जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट कर रही है पहले इनिशियल कंडीशन को। रीहीटिंग करने के बाद आपके पास पॉइंट नंबर 2 जो है ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे पॉइंट नंबर 2 पे ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ है। ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज हुआ है, ना कि इंक्रीज हुआ है, ओके। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी द करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे, ठीक है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज 1 मेगापास्कल। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंजन is 3.8 liters if the engine is operated as a 4-stroke cycle engine at 400 rpm. The cycle power in kilowatt is, सिंपल सा केस है, पावर पूछी हुई है आपसे। पावर क्या होती है? मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, इतना सा पार्ट बनेगा। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर है 1 मेगापास्कल, तो हम इसे कह सकते हैं आपके पास यहां पर 1000 किलोवाट। स्वेप्ट वॉल्यूम आपके पास 3.8 लीटर, ठीक है ना। अब आपके पास इंजन को ऑपरेट कर रहे हो एज अ 4-स्ट्रोक साइकिल इंजन और आपके पास यहां पे 400 आरपीएम इसकी स्पीड आपके पास यहां पर है। अब एक चीज आपको पता होगी कि आपके पास यहां पे जब भी हम बात करते हैं 4-स्ट्रोक इंजन की, 4-स्ट्रोक इंजन में आपके पास जो साइकिल कंप्लीट होती है वो 2 रेवोल्यूशंस में कंप्लीट होती है, ना कि 1 रेवोल्यूशन में कंप्लीट होती है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4000
डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि इस केस में 4 स्ट्रोक इंजन की तरह आप इसे यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर जो आपको मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, 126.67 किलोवाट आपके पास इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है? कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी का 1 माइनस लोअर बाय हायर टेम्परेचर। तो आपके पास कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? अगर आपके पास लोअर टेम्परेचर को हम यहाँ पे डिक्रीज कर दें, हाई टेम्परेचर को हम यहाँ पे इंक्रीज कर दें। ठीक है, अब आपके पास किसी भी चीज का जो टेम्परेचर है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो अप टू 0 केल्विन तक। सो वी कैन से एट 0 केल्विन लोअर टेम्परेचर एफिशिएंसी जो है वो 100% के इक्वल आपको देखने को मिल सकती है। दैट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, तो यही आपके पास क्या था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपके पास यहाँ पे रहता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, सो आपके पास क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द 1 kg ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, 1 kg ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर is brought into contact with a high temperature thermal reservoir. The entropy change of the universe. सिंपल सा केस है, पूछ रहा है कि घर में आप पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है ना, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स की वैल्यू क्या होगी? आप खुद सोचो, आपके पास एक सिंपल सा, अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं रूम के अंदर, घर के अंदर, तो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। ठीक है ना, इसका आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो एक तरह से जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होती है, और कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स द एंट्रोपी ऑफ द चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से आप देख सकते हो। इन क्वेश्चंस में आपके पास यहाँ पे प्योर सबस्टेंस, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, और इसी के साथ साथ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स से भी कुछ टॉपिक हमने कवर अप करे थे। ओके, तो आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है ना, छोड़ना मत कि आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल के कितने चांसेस है। ए लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो एक्सपेक्ट करो कि न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पे कवर अप करने पड़ेंगे। ठीक है ना, सो आई होप आपके पास यहाँ पे कोई भी आपको क्लियर होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट अगर होता है, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी हमारे ग्रुप में आप ऐड ही हो, तो वहाँ पे अपने डाउट्स शेयर कर देना। ठीक है, या फिर आप कमेंट्स में भी अपने डाउट्स रख सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।